सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें आज का 4 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें रियल आंसर की आपको मिलने वाली है कि हर क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि मई 2026 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और कुछ इस तरीके से आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, अगर डिटेल में बात करें तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस स्वीडन का एक प्रमुख और ऐतिहासिक राजकीय सम्मान है। और यह पुरस्कार स्वीडन सरकार और वहां के राज परिवारों द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, कूटनीतिज्ञों और विदेशी नागरिकों को स्वीडन के साथ द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को मजबूत करने के लिए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो वही जो है ग्रैंड, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, रॉयल ऑफ द पोलर स्टार कमांडर गैस ग्रैंड क्रॉस। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों से पूछा गया था कि 2 जून 2026 को किस भारतीय राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए, डिटेल में बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का आधिकारिक तौर पर भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग करके अस्तित्व में आया था। ठीक है, लेकिन इस बार 2 जून 2026 को तेलंगाना ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पर छात्रों द्वारा बताया गया कि 12वां स्थापना दिवस नहीं पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था तिथि के बारे में। ठीक है, सॉरी, तिथि के बारे में नहीं कि 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो वो कौन सा था, तेलंगाना आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर जिन्होंने लगाया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया। तो देखिए, इससे रिलेटेड अभी कल वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर पूछा गया था लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर पूछा गया था। तो ये 2026 का खिताब किसने जीता है, तो इसके बारे में डिटेल में बताए थे एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो आपको बता दें कि स्वीडिश अमेरिकी पोल वाल्ट जो हैं, इनको एथलीट मोंडो डुप्लाटिस को एथलीट्स में उनके असाधारण और रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन के लिए लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। तो यहाँ पर आपका पोल वाल्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मोंडो डुप्लांटिस आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल में शक्ति का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था। तो आप लोगों को बता दें कि जो बायोफार्मा शक्ति है उसका पूर्ण रूप होता है स्ट्रेटजी ऑफ हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इस पहल का उद्देश्य जो है भारत में जैव औषधि अनुसंधान, उन्नत तकनीक और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाना है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आपका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी वाला ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो इसको जिन छात्रों ने चूज किया है तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि अप्रैल 2026 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश लगातार 10वीं बार प्रथम रहा।
तो देखिए आपको बता दें कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और प्रेस सुरक्षा मामले में नॉर्वे देश जो है वह लगातार 10वीं बार वैश्विक रैंकिंग यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है और नॉर्वे में मजबूत संवैधानिक सुरक्षा और पारदर्शी सूचना वातावरण के कारण यह स्थान बरकरार है। तो यहाँ पर नॉर्वे जिन्होंने ऑप्शन लगाया है तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, देखिए यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो टोटल 2026 के 90% 2026 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं कि जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन की बात पहले नहीं करते हैं, पहले इसके डिटेल की बात करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ ज़िला है वहाँ स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को इसके समृद्धि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के उद्देश्य से भारत के 100वें रामसर स्थल यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया। तो क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलीगढ़ ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि नासा और इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट यानी प्रक्षेपण यान की मदद से लॉन्च किया गया है। तो आपको लोगों को बता दें कि नासा और इसरो का जो संयुक्त नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर है उसको जो है निसार साट में कहा जाता है। तो इस मिशन को इसरो के GSLV F-16 जो है प्रक्षेपण यान GSLV Mark 2 के प्रक्षेपण के द्वारा माध्यम से जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक इसकी कक्षा में स्थापित किया गया। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर तो हो जाएगा GSLV F-16 या फिर उसको जो है दूसरा नाम GSLV Mark 2 भी कहा जाता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया। तो आपके SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मई 2026 में भारत की मेजबानी में 12 मित्र देशों की सेनाओं ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति का जो है अभ्यास किया, लेकिन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आप लोगों को बता दें कि जो हमारा उमरोई है जो कि मेघालय में स्थित है, तो उस वहाँ पर संयुक्त प्रशिक्षण नोट में इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि 12 मित्र देशों की सेनाओं के बीच रणनीतिक समन्वय और पर्वतीय जंगल युद्ध तकनीकों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर उमरोई मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आप लोगों से कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली आधिकारिक राष्ट्रीय जनगणना यानी नेशनल पॉपुलेशन सेंसस के संचालन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि भारत में राष्ट्रीय जो जनगणना कराने का कार्य है वह गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आने वाले महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रशासनिक रूप से प्रतिबद्ध और संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये आता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS है, तो वो जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर
की सफलता, रणनीतिक योजना और उसमें शामिल रक्षा बलों की वीरता को रेखांकित करने वाली एक विशेष स्मारक पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह CDS जो है अनिल चौहान, जो कि जनरल अनिल चौहान यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली VLS-RSAM मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर आयोजित किया। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि DRDO और भारतीय नौसेना के एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR चांदीपुर उड़ीसा के तट से DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLS-RSAM का सफल उड़ान परीक्षण किया जाता है और यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्य मिसाइल परीक्षण केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, चांदीपुर। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में मिल जाता है, सी ऑप्शन में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR चांदीपुर से जो है ये किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि रासायनिक विज्ञान में अवक्षेपण अभिक्रिया की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया है उसमें जब दो विलेनों को मिलाया जाता है तो उनके बीच आयनों के विनिमय के परिणाम स्वरूप एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होकर अघुलनशील ठोस बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस प्रमुख राष्ट्रीय योजना या मिशन के लिए 924 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो देखिए, भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ज़मीनी स्तर पर एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में खेलो इंडिया मिशन के लिए 924 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खेलो इंडिया मिशन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप लोगों को बता दें कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, विद्युत मोटर, वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है और जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है तो उस पर एक यांत्रिक बल लगता है जिससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित होना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की F64 भाला फेंक श्रेणी में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो आप लोगों को बता दें कि जो भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल हैं, उन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की F64 भाला फेंक स्पर्धा में 70.59 मीटर का एक रिकॉर्ड तोड़ थ्रो करके लगातार दूसरा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पर आपका सुमित अंतिल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों को पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए थे।
अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक निलंबन यानी सस्पेंशन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए पानी में रेत जो है एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें रेत के कण पानी में घुलते नहीं हैं बल्कि उसमें तैरते लटकते रहते हैं और कुछ समय शांत छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं और इसे ही निलंबन यानी सस्पेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर पानी में रेत जो है सैंड इन वाटर, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन्होंने इसको चूज किया था। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर कि मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में फेफड़े से ऑक्सीजन को अवशोषित कर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक प्रवाहित यानी परिवहन करने का मुख्य कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या जिसको आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और यह हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। तो आप लोगों को बता दें कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसका मुख्य उद्देश्य घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करके स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है और यह संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी 7 यानी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में सीधा योगदान देता है। तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 7 यानी एसडीजी 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि भौतिकी के नियम अनुसार विस्थापन को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए कौन सी 2 आवश्यक शर्तें अनिवार्य हैं। तो आप लोगों को बता दें कि विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है और भौतिकी में किसी भी सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन दोनों का होना अनिवार्य होता है। इसलिए विकल्प बी परिणाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प बी में आपको यही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया गया है यानी परिमाण और दिशा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे प्रमुख और हानिकारक रसायन कौन सा है। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी जिसको बोला जाता है, तो समताप मंडल में जाकर पराबैंगनी यानी यूवी किरणों के प्रभाव से क्लोरीन के परमाणु मुक्त करते हैं और ये क्लोरीन परमाणु ओजोन के O3 के अणुओं को लगातार तोड़कर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर CFC जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र में रक्त को उल्टी दिशा में बहने यानी बैक फ्लो से रोकने के लिए कौन सी विशेष संरचना जिम्मेदार है। तो देखिए हृदय और शिराओं वेन्स में स्थित वाल्व एक दिशात्मक द्वार की तरह कार्य करते हैं। यह रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं और उसे वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। अतः जो है बी ऑप्शन में जो वाल्व दिया गया है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कौन सा विशिष्ट भाग है तंत्रिका आवेग को कोशिकाएं यानी सेल से दूसरे न्यूरॉन या पेशियों तक ले जाता है। तो डिटेल में अगर बताएं तो न्यूरॉन में डेंड्राइड जो है सिग्नल ग्रहण करके कोशिका काय यानी साइटोन तक लाता है, जबकि एक्सान
उस विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूर ले जाकर अगले न्यूरॉन या पेशी कोशिका तक पहुंचाता है। इसलिए जो है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक्सान यानी तंत्रिका कक्ष हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया था कि यदि 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उसकी प्रारंभिक ऊंचाई की तुलना में दोगुनी ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दें कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गणितीय जो सूत्र होता है वह U बराबर mgh होता है। ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सीधे ऊंचाई h के समानुपाती होती है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब ऊंचाई को बढ़ाकर दोगुना किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। अतः जो है बी ऑप्शन में जो दिया गया है स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगा यानी पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल्ड। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि यदि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त स्राव को रोकना है, ठीक है, तो रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो देखिए जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है यानी WBC तो है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम की मुख्य रक्षक कोशिकाएं होती हैं और इनका प्रारंभिक कार्य जो होता है तो शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी रोगाणुओं, जीवाणुओं और संक्रमणों से लड़कर शरीर की सुरक्षा करना होता है। इसलिए जो है आपका यहाँ पर संक्रमण से लड़ना और शरीर की रक्षा करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लोहे या स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो उसे गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है या फिर गैल्वेनाइजिंग भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि लोहे की स्टील हो, छड़ हो या कोई टुकड़ा हो तो उसमें जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसके बाहरी परत बाहर एक जो है परत कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं जंग से बचाने के लिए। उसी को पूछा गया क्या बोला जाता है कि जिंक की परत को चढ़ाना। तो गैल्वेनीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जब एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस तीव्र बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। तो देखिए आपको बताते कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तीव्र बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी गंभीर चोट के कारण मानव की रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइनल कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो जाती है तो शरीर का कौन सा मुख्य कार्य या भाग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो आप लोगों को बता दें कि जब रीढ़ की हड्डी यानी मेरू रज्जु जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो मस्तिष्क और शरीर के निचले अंगों के बीच तंत्रिका संकेतों यानी सेंसनरी एंड मोटर सिग्नल को पहुंचाने का मुख्य मार्ग होती है। इसके क्षतिग्रस्त होने पर चोट के स्थान से नीचे के अंगों में संवेदनाएं यानी सेंसनरी और गामक क्षमताएं हलचल जैसी प्रत्यक्ष रूप से बाधित या फिर ठप हो जाती हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा कि चोट के स्थान के नीचे के अंगों में संवेदी और गामक क्षमताएं जो है बाधित हो जाती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 4 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किए। जैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट का तो उसका वीडियो बना देंगे। बाकी आप लोग भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं जिसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है तो वहां पर भी जाकर आप लोग हमें भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।